Hello aspirants, welcome to the discussion today on the syllabus for geography in the civil services exam. Right? The geography is a subject that is said to have a very vast syllabus, right? And there's a lot of myth regarding the fact कि syllabus complete नहीं होता, ये syllabus कहाँ से पढ़ें, ये बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, 10 किताबें पढ़नी पड़ती हैं और कैसे कंप्लीट नहीं हो पाता ये। तो हम देखते हैं कि कैसे ये जनरल स्टडीज के लिए आप ज्योग्राफी कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है ज्योग्राफी का, आगे सिलेबस कहता क्या है, क्या हमें सही में 10 या 15 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और क्या ट्रेंड्स रही हैं ज्योग्राफी की इस एग्जाम में, किस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, राइट? क्या अप्रोचेज हैं टू स्टडिंग ज्योग्राफी, राइट? कैसे हम ज्योग्राफी को टैकल कर सकते हैं। अगर लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है तो कोई तरीका होगा ना, क्योंकि हर साल 1000 लोग, ये 700 to 800 पीपल क्रैक कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम, उन्होंने भी पढ़ी होगी ज्योग्राफी, राइट? और इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। अब ज्योग्राफी देखा जाए, कोई भी सब्जेक्ट देखा जाए, उसमें पढ़ने के लिए कोई चीज़ों की कमी नहीं होती, राइट? तो हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि ज्योग्राफी में आखिर है क्या सिलेबस में जो हमें पढ़ना है, और लास्ट में आते आते हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है। अगेन काफ़ी लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो पहले ढूंढते हैं कहाँ से पढ़ें और उसके बाद देखते हैं सिलेबस में क्या है, राइट? दैट इज नॉट द लॉजिकल वे टू गो अबाउट deciding on how to plan your strategy for preparation, right? You should always look at the syllabus first, right? And if you want to download the syllabus in detail, the official CSC notification, you can do it at our website brightcareermaker.com, right? अब देखते हैं कि हम प्रिपेयर करें तो करें कैसे, राइट? सिलेबस देखने से पहले मैं ये वाला डिस्कशन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम कंफ्यूज होते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हो गए, 3 स्टेज हो गए इस एग्ज़ाम के, राइट? तो कहाँ को जाएं हम, राइट? तो 2 तरीके की स्ट्रैटेजी होती है। एक है कि आप स्टेज वाइज तैयारी करें कि ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स, ज्योग्राफी फॉर मेंस, और फिर जिन लोगों का ज्योग्राफी ऑप्शनल है या कोई करंट इशू है ज्योग्राफी रिलेटेड, वो आप इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ेंगे, राइट? तो ज्योग्राफी फॉर प्रीलिम्स से आप देखेंगे कि क्या, व्हाट, वेयर, व्हेन, राइट? और ज्योग्राफी फॉर मेंस, हाउ, व्हाई, राइट? प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाएगा जूनो स्पेसक्राफ्ट क्या है। मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि हाउ विल जूनोज एक्सप्लोरेशन ऑफ जुपिटर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस में डिफरेंस, राइट? एक में हाउ, दूसरे में व्हाट, राइट? तो ये डिफरेंस होता है, और ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं कि आप प्रीलिम्स की जब तैयारी करें तो ज्योग्राफी में इन चीज़ों पे फोकस करें, राइट? व्हाट, वेयर एंड व्हेन, राइट? फैक्चुअल बेसिस पे चलते रहें, और मेंस एग्जाम में हाउ एंड व्हाई, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आप उस पर फोकस करें। फिर एक तरीका है जिसे हमने प्लान बी बोला है, राइट? वो है सब्जेक्ट वाइज, कि आप ज्योग्राफी को कंप्लीटली इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें प्री प्लस मेंस का, कि कंसेप्ट्स हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन सब कुछ आप एक साथ पढ़ें ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट पे क्लियर हो। फिर आपके चाहे प्री का क्वेश्चन आ जाए, मेंस का क्वेश्चन आ जाए, कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले, तो आपको कोई कमी ना हो आपके आंसर में या आपके कंसेप्ट्स में कि आप वो आंसर ना कर पाए, राइट? और यही एक रीज़न है जो हम एडवाइस भी करते हैं कि आप प्लान बी फॉलो करें, ना कि प्लान ए, राइट? और ये आपको काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा कि हमने इसे प्लान बी रखा है ना कि प्लान ए, क्योंकि हम पहले दिखाना चाहते हैं कि प्लान ए के क्या पिटफॉल्स हो सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर आप इंटीग्रेटेड पढ़ाई नहीं करेंगे तो हो सकता है प्री में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया और वहाँ पे अगर आपका फोकस फैक्ट्स या फैक्चुअल नॉलेज पे रहा तो वहाँ पे आपके मार्क्स लूज आउट हो जाएंगे, राइट? और कितने मार्क्स लूज आउट होंगे ये हम देखते हैं, राइट? कमिंग टू द ट्रेंड्स एनालिसिस इन द प्रीलिम्स एग्जाम, आप देखेंगे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रिसेंट ईयर्स में थोड़े कम हुए हैं। 2015 में 16 क्वेश्चंस आए थे, अ लॉट ऑफ देम वर मैपिंग क्वेश्चंस, फिर एकदम से 16 में 7,
9, 10, और अगर हम इसी ट्रेंड को देखते रहें तो ये क्वेश्चंस इंक्रीजिंग लेवल पर जा रहे हैं, राइट। 2019 में हो सकता है 12 क्वेश्चंस आ जाएं, 11 to 12 क्वेश्चंस, राइट। 2020 में 14 क्वेश्चंस आ जाएं, राइट। तो ऐसे ही इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं 10 क्वेश्चंस, राइट, जो 2018 में आए सपोज 10 क्वेश्चंस, तो दे कैरी 20 मार्क्स, दैट मीन्स 10% ऑफ योर पेपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10% भी पेपर में एक नंबर भी या आधा नंबर भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन उस एग्जाम से मैटर करता है। तो अब हम देखते हैं मेंस एनालिसिस में, सिविल सर्विसेज मेंस एनालिसिस। आपके सामने दो ग्राफ्स हैं। ज्योग्राफी के अगर क्वेश्चंस देखें तो 7 क्वेश्चंस आए हैं 18 में, 8 क्वेश्चंस आए थे 16 और 17 में, नॉट अ लॉट ऑफ चेंज इन क्वेश्चंस, 7 to 8 क्वेश्चंस। मार्क्स में भी 85 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स, राइट, इन योर 2018 पेपर, जिसमें से आपके 4 थे 10 मार्कर्स, राइट, 4 थे 10 मार्कर्स और 3 थे 15 मार्कर्स। सो दिस इज 40, दिस इज 45, दीज वर 7 क्वेश्चंस, राइट। आपको पता होगा कि सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में 10 मार्कर्स आते हैं जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखना होता है, और 15 मार्कर्स आते हैं जिसमें आपको 250 वर्ड्स लिखना होता है, राइट। तो 85 आउट ऑफ 250 मार्क्स, एंड लेट मी टेल यू दिस, ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट दैट इज इजी, राइट, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट ज्योग्राफी, एंड इन 85 में से आप इजीली मोर देन 50% मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, राइट। ये जनरल स्टडीज 1 में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 1 का पार्ट है ज्योग्राफी, राइट, और उसमें the other 2 parts are history and society. So you can imagine among these 3 कौन सा सबसे easy होगा, वो होगा geography, and that is why it's easy to score marks in these 85 marks, right? So आपने देखा कि geography prelims में भी और mains में भी काफ़ी major part रहता है। prelims में 10% of the questions 2018 में इससे आए, mains 2018 में मेंस में 85 मार्क्स का इस ज्योग्राफी से आया था, राइट। अब हम आते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। सिविल सर्विसेज की एग्जाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, राइट, एवरी ईयर व्हेन यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, राइट। आपको ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए जिसमें सिलेबस पूरा गिवन है, वो आप ब्राइट करियर मेकर पे देख सकते हैं, राइट। और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हमने ज्योग्राफी स्पेसिफिक टॉपिक्स निकाल लिए हैं कि आखिर ये नोटिफिकेशन कहती क्या है ज्योग्राफी के बारे में। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम वाले सिलेबस पार्ट से देखें तो ज्योग्राफी का सिलेबस थोड़ा सा वेग है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, राइट। अगर इसको कोई जेनेरिकली तरीके से पढ़े तो वो तो कहेगा ज्योग्राफी में सभी कुछ पूछा जाता है, क्यों, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर लेती है, ऊपर से इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी, तो ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है, राइट। ये चीज़ आपको थोड़ी वेग लगेगी और आप कहेंगे कि ये तो हमसे कह रहे हैं कि सिलेबस पढ़ो और सिलेबस में इतनी वेगनेस है तो हम इसे कैसे पढ़ें, राइट। वही उसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि पास्ट ईयर्स पेपर्स ट्रेंड्स देखकर वी आर एबल टू पिन पॉइंट कि कौन से पार्ट्स है जो स्ट्रेस अपॉन करने ज़रूरी है, कौन से पार्ट्स है जो पढ़ने ज़रूरी है इस एग्जाम में, राइट। देन कमिंग टू द मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस, the first topic is salient features of world physical geography, right? कौन-कौन से features हैं, right? That means this part again, right? Second is distribution of key natural resources across the world, including South Asia and the Indian subcontinent, मतलब इसमें Indian economic geography भी आ जाती है, right? Factors responsible for location of primary, secondary and tertiary industries in various parts of the world including India, again Indian economic and world economic geography. Important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunamis, volcanic activities, cyclones, right? This relates to the origin and parts of that, right? एक और सब्जेक्ट है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो आता है आपका GS3 में, उसमें आप डिजास्टर रिलेटेड फोकस करते हैं। अब आप कहेंगे अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह भी तो डिजास्टर है, नहीं, इन्हें डिजास्टर नहीं, इन्हें हैजार्ड्स कहा जाता है, राइट। हैजार्ड्स जब हार्म कॉज करते हैं
to human life and property, then they are called disasters. जब वो इस लेवल पे harm cause करेंगे कि हम normally उसका fight back या normally उससे हम contain नहीं कर पाए, right? तो उनका जो reasons वगैरह हैं, क्यों होते हैं, what are the reasons, earth, why does the earth shake, all of that is studied here, right? And then coming to geographical features and their location, changes in critical geographical features, right? Water bodies, ice caps, and in flora and fauna, and the effects of such changes. There was a question last year, right? In the last year, that is in 2018, in the mains, right? Or sorry, in the prelims, that asked about the impact of human activities on certain water bodies, right? So that is taken, even though it's taken from physical geography of the world, you can see that this part is overlapping with physical geography. And there was a question in mains on climate change, right? There was a question in mains on climate change. So that comes from this part, right? So you can see कि इसमें ना ही उस पार्ट को ज्योग्राफी, जैसे काफ़ी टाइम होता है कि हम लोग ज्योग्राफी को सिर्फ नदियों या पहाड़ों से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? वी डोंट थिंक अबाउट इकोनॉमिक ज्योग्राफी की इंडस्ट्रीज कहाँ लोकेटेड हैं, कोल कहाँ प्रोड्यूस होता है, आयरन ओर कहाँ प्रोड्यूस होती है, ये क्लाइमेट चेंज, राइट? आइस कैप्स कहाँ मेल्ट कर रही हैं और कहाँ वेजिटेशन, एनिमल्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. सो बट दोज पार्ट्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, राइट? So this was part of the official notification. This is what is written in the official notification. अब इसके बेसिस पे हम ज्योग्राफी को पढ़े तो पढ़े कैसे, राइट? तो हमने काफ़ी एनालाइज किया सिलेबस एंड द ट्रेंड्स एंड वी केम टू द कंक्लूजन कि ज्योग्राफी को कुछ इस तरीके से पढ़ना चाहिए फॉर प्री एंड मेंस. ज्योग्राफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी डील्स विद द फंडामेंटल्स. वर्ल्ड ज्योग्राफी विल मोस्टली रिलेट टू लोकेशनल ज्योग्राफी कि कहाँ पे क्या लोकेटेड है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड सोशल ज्योग्राफी, राइट? एंड इंडियन ज्योग्राफी ऑब्वियसली द एंटायर थिंग अबाउट इंडिया. अगर हम डिटेल में देखें तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे फिजिकल ज्योग्राफी में. पहली चीज आती है फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी. व्हाट इज अ लैटिट्यूड, व्हाट इज अ लॉन्गिट्यूड, राइट? कहते हैं कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट है, which is a longitude. So what does this mean? Rotation of the earth. The earth rotates around its axis. What is the effect? Day and night. Then revolution. The earth revolves around the sun. Then there are seasons, right? Seasons क्यों होते हैं? तो ये सारी चीजें फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी में आती हैं, राइट? और ये सारा बेसिक चीज है. उसके बाद हम आते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, राइट? जियोमॉर्फोलॉजी का रिलेशन है आपके लैंड से, लैंड फीचर्स से. जियोमॉर्फोलॉजी में आप पढ़ेंगे ऐसी चीजें, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, राइट? आपने सुना होगा प्लेट्स होती हैं, लाइक अर्थ के सरफेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्लेट्स, फिर वो एक दूसरे से टकराती हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है. दैट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. फिर आता है आपका इरोजन, weathering, landforms formed due to that, right? Landforms formed due to that, such as sand dunes क्यों form होते हैं, कहीं पे cliffs क्यों formed है, कहीं पे छोटे hills हैं, कहीं पे बड़े hills हैं, ऐसा क्यों है, right? फिर आप ये पढ़ेंगे कि हिमालयास क्यों form है जैसे वो हुए, right? अरावलीज वैसे क्यों हैं जैसे वो हैं, right? इस तरीके की सारी बेसिक चीजें आप पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, राइट? देन आता है सेकंड आपका ओशियानोग्राफी. अब जैसे जियोमॉर्फोलॉजी लैंड से रिलेट करता है, ओशियानोग्राफी कहाँ से रिलेट करेगा? ओशियन से, राइट? ओशियानोग्राफी में आप ओशियन बॉटम रिलीफ के बारे में पढ़ेंगे, जो समुद्र का तल है, जो एकदम बेस है, राइट? द बॉटम ऑफ द ओशियन, वो एकदम स्मूथ नहीं है. इनफैक्ट उसे कहते हैं वो ज्यादा फिजिकली डाइवर्स है हमारे लैंड से, राइट? तो उस पे किस किस तरीके के फीचर्स होते हैं, किस किस तरीके की रिसोर्सेज होती हैं. मरीन रिसोर्सेज में सिर्फ आपकी फिशेस वगैरह नहीं आती या फ्लोटिंग प्लांट्स नहीं आते, वो भी आती हैं जो ओशियन बॉटम पे होती हैं. फिर कुछ चीजें होती है जिसे हम कहते हैं ओशियन करेंट्स, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर दैट आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन,
राइट। उसके बारे में आप पढ़ेंगे, टाइड्स के बारे में आप पढ़ेंगे। व्हाट आर टाइड्स, आपने हाई टाइड लो टाइड, आप लोगों में से कई लोग बीचेस पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि पानी राइज करता है ओवर अ कोर्स ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, फिर वो फॉल करता है 6 घंटे में, राइट। तो ऐसा हाई टाइड लो टाइड ये सब क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, राइट। फिर आप पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। आजकल काफ़ी बात होती है न्यूज़ में कि कोरल रीफ ब्लीचिंग होती है, ब्लीचिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओशियन एसिडिफिकेशन है, ये सब है क्या, राइट। तो वो कोरल रीफ्स के बारे में भी आप इस सब में पढ़ेंगे। फिर आते हैं हम क्लाइमेटोलॉजी पे। अब हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया, ओशन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हवा के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। क्योंकि जो सारा क्लाइमेटिक फिनोमेना है वो सारा कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर में। तो आप पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है। एक आपने सुनी होगी ओजोन लेयर, वो भी इसमें आएगी। ओजोन के ऊपर इतना डिस्कशन होता है कि ओजोन होल है, राइट। ओजोन होल को कैसे हमें CFC का यूज कम करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आएंगी। फिर आप पढ़ेंगे कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, बारिश कैसे बनती है, कैसे रेन ड्रॉप्स बनती हैं, कैसे रेनफॉल होता है, क्यों होता है, किस किस कंडीशन में होता है रेनफॉल, और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, राइट। देन आप पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, राइट। हीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अर्थ का सरफेस, आपको पता है कि अर्थ टिल्टेड है, तो हीट उस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इक्वेटर पे, राइट। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट है, और पोल्स पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल में आपने सुना होगा बहुत ठंडा होता है, सबसे कम हीट है। तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर बेल्ट्स फॉर्म होती हैं, मतलब हवा के प्रेशर, हवा का दबाव जिसे कहते हैं, राइट। हाई प्रेशर रीजन होंगे, कुछ लो प्रेशर रीजन होंगे, उसकी वजह से हवाएं चलेंगी, हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगी, तो उसकी वजह से कई विंड बेल्ट्स भी सेटअप हो जाती हैं, प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड बेल्ट्स, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अभी 2019 की स्टार्टिंग में आपने सुना होगा साइक्लोन इदाई के बारे में। तो ये साइक्लोन बनता कैसे है, इदाई, राइट। ये साइक्लोन इदाई बना कैसे, ये साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, क्या रीजन है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद फाइनली क्लाइमेटोलॉजी में आता है क्लाइमेटिक रीजन्स, मतलब कौन से रीजन में किस तरीके का क्लाइमेट होता है। अब जैसे थार डेजर्ट में अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, और आप शिमला चले जाएं वहाँ अलग तरीके का क्लाइमेट मिलेगा। सिमिलरली आप दिल्ली में हैं तो आपको अलग चीज़ एक्सपीरियंस होगी, दुबई में अलग, न्यूयॉर्क में अलग, और नॉर्वे स्वीडन उधर चले जाएं तो अलग, राइट। सिडनी में अलग होगा, तो हर जगह अलग है। तो इसका मतलब कि हर जगह डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, और ये होती हैं, और ये पूरे वर्ल्ड रीजन वाइज डिवाइडेड है इनटू वेरियस क्लाइमेटिक टाइप्स। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, राइट, इन योर प्रीलिम्स, एंड दैट इज व्हाई दिस टॉपिक नीड्स टू बी स्टडीड विद एक्स्ट्रा केयर। नेक्स्ट, अब हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली इन जनरल, अब हम आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज कोल, आयरन, ये दोनों क्या आ रहे हैं, प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ आवर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, राइट। फिर आपकी एनर्जी, एनर्जी में क्या आता है, ऑयल, गैस, यूरेनियम, गैस में आप सब कुछ ले लें, जो नए सोर्सेज आपने सुने होंगे, शेल गैस, टाइड गैस, राइट। फिर एनर्जी में और क्या क्या आता है, सोलर, विंड, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द वर्ल्ड, उसके बारे में यू विल बी स्टडिंग हियर। कौन सी कंट्री सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं, कहाँ पे इंपॉर्टेंट माइंस हैं, कुछ माइंस के नाम होंगे, राइट। देन आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स, अगेन सिमिलर टू द लास्ट वन, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, राइट। एनर्जी प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राइट। एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, एक जर्मनी का एक बहुत फेमस रीजन है रूर इंडस्ट्रियल रीजन, फिर यूएस में ग्रेट लेक्स रीजन है, राइट। हमारा छोटा नागपुर रीजन है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं और रिसोर्सेज भी हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई लिंक है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पढ़ेंगे, राइट। फिर
इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे ज्योग्राफी ऑफ वेरियस प्लेसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कौन सी कंट्री लोकेटेड है, कौन सी सी या कौन सी ओशियन से कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स से रिपीट होता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं इनमें से, जो 3-4 कंट्रीज वो दे देंगे जो मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती हैं। अगर आप अपनी एटलस खोल के देखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड आपको दिखेगा काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है, बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, किसी का छोटा सा बॉर्डर है, किसी का बड़ा सा बॉर्डर है, राइट। तो वो सारी चीज़ें, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सारी हैं। और भी सीज होंगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको आप ले लीजिए, तो इन बाल्टिक सी, इन सब के अराउंड आप कौन कौन सी कंट्रीज है वो सब देखना पढ़ना ज़रूरी है। इसके लिए आपको जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें, योर एटलस शुड ऑलवेज बी बाय योर साइड, नो मैटर व्हाट। कीप योर एटलस ओपन विद यू। आप ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे ही वीडियो हो या बुक हो उसमें प्लेस आए, आप एकदम से एटलस में उसे ढूंढें और नोट डाउन करें। इससे आपकी लोकेशनल ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपको कभी मैप रिलेटेड क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर साल 2 to 3 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में मैप रिलेटेड एटलस से आते हैं। देन अगेन जैसे कंट्रीज है वैसे ही इंपॉर्टेंट रिवर्स, which is the longest river in the world? The Nile River, right? Mountain ranges like Alps, Himalayas, Andes, Appalachians, plateaus हो गए, deserts हो गए। आप देखेंगे कि सिर्फ डेजर्ट, थार टाइप का डेजर्ट नहीं होता, उसे हम हॉट डेजर्ट कहते हैं। तिब्बत को भी हम एक डेजर्ट कहते हैं, लेकिन उसे हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो क्या फर्क, तो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं ये कोल्ड डेजर्ट्स, वो भी आप देखेंगे। और लास्ट में आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स मतलब वर्ल्ड पॉपुलेशन रिलेटेड, वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी हो रही है, किन किन रीजन्स में तेज हो रही है, किन किन रीजन्स में कम हो रही है, किन किन रीजन में एक्सपेक्टेड है आगे जाके तेज होगी। इसके लिए आप एक फैक्टर देखेंगे TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट इज द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव इन हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, राइट। तो इसका मतलब अगर कहीं का TFR हाई है, इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे ज्यादा बच्चे होने की संभावना है आगे, इसका मतलब पॉपुलेशन आगे ज्यादा बढ़ने की संभावना है, राइट। तो आप देखेंगे जैसे इंडिया में TFR अभी 2.2 है, राइट, मतलब एक वुमन का आगे 2.2 चिल्ड्रन होने की आगे संभावना है, राइट। अब ये 0.2 का आप कहेंगे कि ये 0.2 थोड़ी होता है कोई ह्यूमन बीइंग, राइट। तो ये एवरेज निकाला गया है, दिस इज अ मैथमेटिकल फिगर, राइट, तो टेक इट टू बी 2। ऐसे आप देखेंगे सब सहारन अफ्रीका में, सब सहारन अफ्रीका मतलब वो पार्ट ऑफ अफ्रीका जो सहारा डेजर्ट के नीचे लाई करता है, बहुत पुअर रीजन है, अंडर डेवलप्ड रीजन है, राइट। वहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 4 से ऊपर है, 4, 5, 6, इवन पार्ट्स हैव 7 TFR, राइट। सो व्हाट आर इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी? आगे जाके कह रहे हैं कि जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है तो खाना कम पड़ेगा, पानी कम पड़ेगा, सो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्या करना चाहिए, इट और क्या हो रहा है, कम पॉपुलेशन से ज़्यादा पॉपुलेशन से, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर वर्ल्ड डेमोग्राफिक्स। Coming to Indian geography, Indian geography is again everything you've studied in world geography and physical geography you'll be applying here, right? This is pure application. Physiography of India matlab landforms, the mountains, the plateau, the peninsular plateau, that is the coastal plains, the desert, right, and the island groups that come under physiography. Drainage में आप major rivers, उनकी tributaries, that is very important you remember कौन कौन सी major rivers हैं और उनकी कौन कौन सी tributaries हैं। One question every year on this comes in pre from this river and tributary. In climate के जैसे हमने देख ही लिया था, क्लाइमेटोलॉजी में आप बेसिक्स पढ़ेंगे, यहाँ आके आप उसे अप्लाई करेंगे। और इंडिया में होता है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। आप जब क्लाइमेटिक रीजन्स पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि मॉनसून टाइप एक टाइप होता है, तो वो टाइप कैसे होता है और क्या होता है वो आप यहाँ पढ़ेंगे। फिर आप कई चीज़ें आपने सुनी होगी, न्यूज़ में आता जाता है एल नीनो होता क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप क्लाइमेट में पढ़ेंगे। फिर सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया, कितने तरीके के सॉइल्स होते हैं, क्या, फिर सॉइल के साथ आप ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वेजिटेशन होती है इंडिया में, मतलब किस किस तरीके के पेड़ पौधे उगते हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो क्लाइमेट
और किस तरीके का पेड़ है उसमें रिलेशन है। अब राजस्थान में आपको एकदम घना जंगल टाइप नहीं मिलेगा, थार डेजर्ट में मतलब, लेकिन आप जाएंगे तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में तो आपको एकदम घने हरे जंगल मिलेंगे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्लाइमेट और वेजिटेशन में एक रिलेशन है। और उसके साथ आता है आपका सॉइल टाइप भी, किस सॉइल में किस तरीके का प्लांट ग्रो करेगा। कहते हैं, आपने भी पढ़ा होगा स्कूल से, आपको याद है तो, कि ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अच्छा उगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऑल ऑफ दैट कम्स इन सॉइल टाइप्स। फिर एग्रीकल्चर, जो मेजर क्रॉप्स इंडिया में ग्रो होती हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, राइट, एंड इरिगेशन, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, ऑल ऑफ दैट कम्स इन इंडियन ज्योग्राफी। कौन कौन सी इंडिया की मेजर मिनरल रिसोर्सेज हैं, मेजर इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स हो गए, राइट। इनफैक्ट एक पॉइंट पीछे जाते हैं, मिनरल रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था 2018 मेंस में, जो जिसने कहा था कि मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में बताएं। तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या होते हैं, राइट, कौन कौन से मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, ये क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आप सब इसमें पढ़ेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, डायमंड क्वाड्रिलेटरल, उड़ान स्कीम, ये कुछ कुछ टर्म्स हैं, राइट, जो अभी आपको काफ़ी अजीब लग रहे होंगे। आप कह रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि डिफ़िकल्ट है, बट ये बहुत सिंपल चीज़ है, राइट। और ये न्यूज़ में रही है। भारतमाला परियोजना आपने देखा होगा, सरकार ने बहुत प्रचार किया था इसके बारे में, राइट, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम। और ये सब आता है आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में। देन जैसे हमने वर्ल्ड डेमोग्राफी पढ़ी, ऐसे ही हम इंडियन डेमोग्राफी पढ़ेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन, राइट, कहते हैं कि बच्चे आगे का फ्यूचर है। सो हाउ विल दे बी द फ्यूचर? हमारी पॉपुलेशन का साइज क्या है, आगे किस हद तक ग्रो करेगा। आप ऑलरेडी जानते होंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया में, और बहुत जल्दी ये लार्जेस्ट हो जाएगी। तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इससे हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। और जो मेजर पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, राइट, इकोनॉमी रिलेटेड, जैसे अभी मैंने भारतमाला परियोजना बोला, एग्रीकल्चर रिलेटेड, राइट, आपने सुना होगा हर खेत को पानी, या पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस तरीके की स्कीम्स, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में। अब हम आते हैं, अब हमें पढ़ना क्या है, अब हम देखते हैं कहाँ से पढ़ना है। अगेन ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी NCERTs. For any subject you study, NCERTs forms the foundation or the base of your knowledge. ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक फॉर द एब्सोल्यूट बेसिक्स, and then coming to the class 11 fundamentals of physical geography book. These are very important. Only after doing this you move on to these two books, GC Leong Certificate Physical and Human Geography, and in addition you can do Physical, Human and Economic Geography by DR Khuller. Coming to World Geography, then class 7 NCERT for Geography and class 8 NCERT cover your World Economic Geography, right? And if you want to read advanced, then you can read World Geography by Majid Hussain, Physical, Human and Economic Geography by DR Khuller, and Objective Indian and World Geography for Civil Services exam. However, these books will be more than sufficient. आपको बस इसे current affairs से supplement करना है, right? For example, if there's discussion on nuclear power, right, so you should know कि कहाँ कहाँ पर यूरेनियम प्रोडक्शन होता है और कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ होता है, कौन मेजर एक्सपोर्टर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, इस तरीके की चीज़ें, right? So you will not have to go a lot into detail if you do NCERTs and current affairs properly, right? And then comes Indian Geography. Class 9, 10 and 12 NCERTs are very important, and selectively studying from India Comprehensive Geography by DR Khuller, very selective study. There are some topics, for example, if you want to study about geophysical phenomena, right, such as earthquakes, volcanic activity and all, that is given very well. Then India, major crops in India, India's economic geography can be done very well from this book, but only 2 or 3 chapters. Then again current affairs for policy, right, current affairs for latest developments on geography, as
related to, you know, physical, economic, political, geography, anything will come in current affair. And there's a book that is not mentioned in any, because that is needed everywhere, and that is your atlas. Atlas is very important in all the paths. You should always have your atlas open. It does not matter if you know, if your atlas stays clean throughout the year, it means you've not been studying. Use your pen, mark everything in your atlas. That is important, because that will be very crucial when you study, especially when you see which are the important mountain ranges and everything. काफ़ी चीज़ें मार्क्ड होंगी आपके atlas में, right? लेकिन आपको उनमें से जो important है वो अंडरलाइन करना है. तो आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस या सेकंड ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, right? Both of them are equally good, right? But you should have one of them, right? Apart from this, when you study, when you read, right, you would also want to practice questions and test series. All of them are available, right? A lot of plenty of questions are available on our website, as well as the test series is also there, right? And if you have any questions regarding geography, any doubts regarding the syllabus, or any queries, other queries, please mention them in the comment section below, right? Or contact us here, right? And that is it on the discussion on geography. I hope that it helped you, right? Thank you so much, and wish you all the best for your preparation.